जय हिंद साथियों, मैं हेमंत कुमार कुशवाहा आपका पुनः स्वागत करते हैं CIC कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम 12th क्लास का कॉमर्स के विद्यार्थी का पहला चैप्टर गैर लाभकारी संगठन या गैर व्यापारिक संस्था का लेखांकन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम लोग इसमें 2 वीडियो बना चुके हैं, दोनों आप मुझे विश्वास है कि आप दोनों देखे होइएगा। और आज हम लोग इससे आगे चलते हैं। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 12th क्लास का जो अकाउंट है वो लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाया जाएगा और समझाया जाएगा, और क्वेश्चन थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी आपको समझाया जाएगा और नोट्स भी बताया जाएगा। इसलिए अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए तो आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं। अब हमको पढ़ना क्या है, लेखांकन अभिलेखों की आवश्यकता या उद्देश्य। आखिर ये लेखांकन अभिलेखों की आवश्यकता हमें क्यों होती है, पहला क्वेश्चन। और इसका उद्देश्य क्या होता है ये भी देखना है। तो बोल रहा है कि गैर व्यापारिक संस्थाओं को निम्न उद्देश्य की पूर्ति हेतु लेखांकन अभिलेखों की आवश्यकता होती है। देखिए, आपका अगर छोटा मोटा दुकान है, अगर आप लिख कर नहीं रखिएगा तो आपको पूरी चीज़ की जानकारी जल्दी से नहीं हो पाएगी। एक मान लीजिए एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मंदिर है, और मंदिर में कितना चंदा आया, कितना खर्च करना है, कितना किस पे खर्च करना है, अगर इसका हम लोग लिख नहीं रखेंगे तो बहुत ही समस्या होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या इसका उद्देश्य है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो पहला है निधि, यानी निधि मतलब कोष, फंड के उपयोग पर उचित नियंत्रण रखने के लिए। सबसे पहला बात हो गया कि कितना आपको चंदा मिला हुआ है, दान मिला हुआ है, तो इस पर नियंत्रण करने का मतलब, मान लीजिए किसी मंदिर में मिला हुआ है 1 लाख चंदा मिला हुआ है और आपने खर्च ज़्यादा कर रहे हैं, मान लीजिए आप खर्च बेसी कर दिए हैं, तो आपका नियंत्रण नहीं रहा। तो इस कारण से हमको नियंत्रण करने के लिए, कोष पर नियंत्रण करने के लिए कि इसमें इस फंड में इतना खर्च करना है, इस फंड में इतना खर्च करना है, इसके लिए आपको लेखांकन की आवश्यकता होगी। दूसरा क्या है, सदस्यों, दाताओं, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं से प्राप्त धनराशि, सहायता व अनुदान के गबन, दुरुपयोग की संभावना कम करने या इससे बचने के लिए उचित लेखांकन करना। यानी मान लीजिए सरकारी सरकार आपको अनुदान देगी तो उसका तो सरकार आपसे रिकॉर्ड मांगेगी कि भाई पैसा हमने जो दिया है उसका कहाँ कहाँ खर्च किए हैं। इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, आपको लेखांकन की जरूरत पड़ेगी। चलिए तीसरा है, वर्ष के अंत में वित्तीय विवरण तैयार करने में सहायता प्रदान करना होता है। देखिए, अगर आप जैसे हम आपको वित्तीय विवरण में क्या बताया है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, अगर आप लेखांकन करके नहीं रखिएगा, अभिलेख बना के नहीं रखिएगा, बिल बना के नहीं रखिएगा, तो फिर इसका लेखा आप किस प्रकार कीजिएगा। तो इसके लिए भी आवश्यकता है। वित्तीय परिणामों को बजट प्रावधानों के तुलनात्मक अध्ययन को सुगम बनाना, यानी आपने कितना मंदिर पर कितना खर्च करना था, 20 लाख, आपने कितना खर्च किया, इसका तुलना कर सकते हैं। प्रसाद पर कितना खर्च करना था, कितना हुआ, प्रवचन पर कितना खर्च करना था, कितना हुआ, तो ये सब आपको दिखाता है, तो अध्ययन करवाएगा वहाँ पे। आगे क्या है, यह प्रदर्शित करना कि संस्था के उद्देश्य या उद्देश्यों के अनुरूप व्यय हो रहा है या नहीं। आपने पहले बता चुके हैं कि आपने प्लानिंग किया था कि इस चीज़ पे इतना खर्च करेंगे, तो उतना हुआ कि नहीं हुआ ये आपको कहाँ से मालूम चलेगा, वो लेखांकन से मालूम चलेगा। अगला लेखांकन वर्ष के अंत में अधिशेष या अधिक यानी सरप्लस या कमी की स्थिति की जानकारी करना, कि आपने कितना प्राप्त हुआ है, उसमें कमी हुआ है या घाटा लगा है या नफ़ा हुआ है। ये देखिए, नफ़ा घाटा नहीं बोल सकते हैं, उसको सरप्लस या डिफिसिट बोलते हैं वहाँ पे। वही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आता है तो उसमें हम लोग नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बोलते हैं, सेम टू सेम बात है। 7वां है संवैधानिक यानी कानूनिक अनिवार्यकर्ताओं का पालन एवं वित्तीय अनुदान प्राप्त करना। ठीक है, तो ये कुछ रहा है, इसका क्यों करते हैं इसके बारे में। चलिए देखते हैं। अब इसमें लेखांकन क्रम, लेखिक क्रम का क्रम, यानी जो आप किस क्रम में आप एक लेखांकन कीजिएगा। जैसे हम लोग पहले क्या करते हैं, हम लोग पढ़े हुए थे 11th क्लास में, पहले जनरल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, तब बैलेंस शीट, एक क्रम हुआ। तो उसी में इसमें क्रम का क्या क्या बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार करेंगे, यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता तैयार करना सबसे पहले। उसके बाद फंड बेस अकाउंटिंग जो होगी उसको हम लोग करेंगे। उसके बाद महत्वपूर्ण मदों का भी व्यवहार कर लेंगे, जैसे चंदा है, दान है, उपभोज्य वस्तुओं का राशि ज्ञात करना हो गया। ये करके तब हम लोग आय व्यय खाता तैयार करेंगे, क्योंकि चंदा इसमें लिखना होगा, दान इसमें लिखना होगा, उपभोग वस्तुएं इसमें लिखनी होगी। तो इसका लेखा करने के लिए पहले इसका कैलकुलेशन हमको करना होगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। हम लोग अभी क्रम में एक लाइन को हम लोग पढ़ेंगे। प्राप्ति भुगतान खाता क्या होता है ये भी पढ़ेंगे, और फंड बेस अकाउंटिंग क्या होती है वो भी पढ़ेंगे, और चंदा क्या है, दान क्या है, ये कंज्यूमेबल गुड्स क्या है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे ही। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे, और बैलेंस शीट के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। एक एक लाइन को पढ़ेंगे, इसलिए आप घबराइए नहीं। चलिए, हाँ, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अब चलिए हम लोग पहला देखते हैं क्या कि अलाभकारी संस्थाओं का वित्तीय विवरण या अंतिम खाते यानी फाइनल अकाउंट में क्या क्या तैयार किया जाता है। तो देखिए, आप यहाँ पे बोल क्या रहा है, गैर व्यापारिक संस्थाओं को भी प्रत्येक वर्ष अंत में फाइनल अकाउंट या वित्तीय विवरण बनाने की आवश्यकता होती है। सामान्यतः गैर व्यापारिक संस्थाओं के वित्तीय विवरण में यानी अंतिम यानी फाइनल अकाउंट में निम्न शामिल करते हैं। क्या क्या शामिल करते हैं, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का है, उसमें हम लोग वो सब बनाते हैं। ये है आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए हम इसमें क्या क्या शामिल करेंगे, तो देखिए क्या क्या होता है। तो पहला है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा का है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा का है बैलेंस शीट, ठीक है। लेखा बहियों की शुद्धता की जांच के लिए गैर व्यापारिक संस्थाएं ट्रायल बैलेंस भी तैयार करती हैं, जो कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता के साथ साथ ही आय व्यय खाता तथा आर्थिक चिट्ठा तैयार करने में सहायक होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आया क्या कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता किसे कहते हैं या उसका आशय क्या है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। प्राप्ति एवं भुगतान खाता का आशय क्या बोल रहा है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता नगद तथा बैंक लेन देन के विभिन्न शीर्षकों का सारांश है। यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है, नगद तथा बैंक लेन देन यानी कैश और बैंक के विभिन्न शीर्षकों का है सारांश है, ठीक है। आगे बोला है विलियम्स पिकल्स के अनुसार क्या बोल रहा है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता एक अवधि के रोकड़ बही के मध्य यानी रोकड़ बही के मध्य में कौन कौन आ गया, नकद और बैंक, सार मात्र कुछ भी अधिक नहीं है, जो कि उपयुक्त शीर्षकों के विश्लेषित एवं वर्गीकृत हैं। आगे बोल रहा है यह खाते का एक ऐसा प्रारूप है यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता जिसका प्रयोग अधिकांश समिति, क्लबों, संघों आदि के कोषाध्यक्षों द्वारा वर्ष के कार्य संचालन के परिणाम को प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। और आगे देखते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनती है। अब देखिएगा, प्राप्ति एवं भुगतान खाता एक संपत्ति खाता है, ठीक है, या वास्तविक खाता यानी रियल अकाउंट है। आपसे एसेट्स अकाउंट भी हो सकता है और रियल अकाउंट भी हो सकता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता रोकड़ पत्ती पे तैयार किया जाता है। देखिए यहाँ पे आपसे दो क्वेश्चन हो गया कि पहला कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन अकाउंट है, तो आप रियल अकाउंट मार सकते हैं या एसेट्स अकाउंट मार सकते हैं। अब दूसरा का कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता किस पत्ती पे तैयार किया जाता है, तो कैश बेसिस पे तैयार किया जाता है। अब बोला अतः प्राप्ति एवं भुगतान खाता विभिन्न प्राप्तियों एवं भुगतानों को चाहे वे चालू अवधि से संबंधित हो या पूर्व अवधि या आगामी अवधि से संबंधित हो, सारांश के रूप में प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार इसमें पूंजीगत तथा आयगत सभी लेन देनों को प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता में किसका लेखा किया जाता है, पूंजीगत प्राप्ति, आयगत प्राप्ति, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो किस पे मारिएगा, दोनों पर मारिएगा, ठीक है। दोनों पूंजीगत भी और आयगत सभी लेन देनों को इसमें किया जाता है। इसमें ये भी देखिएगा कि किस वर्ष से रिलेटेड नगद लेन देन रखा जाता है, तो चालू वर्ष से भी, पिछले साल का भी, आगामी वर्ष का भी, ठीक है। अब इससे बाएं साइड में क्या होती है, तो इसके बाएं भाग में प्राप्तियों को दिखाया जाता है, जबकि भुगतान को दाएं भाग में प्रदर्शित किया जाता है, ठीक। यह खाता प्रारंभिक रोकड़ शेष यानी एवं बैंक से प्रारंभ होती है, यानी टू बैलेंस बीडी जो लिखते हैं ना, उसी में की बात कर रहे हैं। और
अंतिम रोकड़ शेष और बैंक से बंद होता है, यानी बैलेंस बीडी से चालू होगी और बैलेंस बीडी से ही समाप्त होगी। बैंक अद्विकर्ष की दशा में बैंक आरंभ एवं अंतिम शेष विपरीत पक्ष में लिखे जाते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट से भी कभी कभी चालू होती है। मोटे तौर पर रोकड़ बही तथा प्राप्ति एवं भुगतान खाता में समानता होती है, पर दोनों में भी कुछ अंतर होती है। लेकिन सेम टू सेम रहता है, लेकिन कुछ अंतर होती है जिसको हम लोग अभी देख लेते हैं। क्या बोल रहा है? प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा रोकड़ बही में अंतर। ठीक है, अंतर का आधार देखते हैं, फिर आगे देखेंगे। पहला तिथि है। अब क्या बोलना है? रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट और रोकड़ बही में क्या क्या अंतर होता है ये देखते हैं। तो अब प्राप्ति एवं भुगतान खाता में क्या होती है? तिथिवार प्रविष्टि नहीं की जाती है। ठीक है, इसमें तिथिवार प्रविष्टि नहीं की जाती है। और रोकड़ बही में क्या होती है कि डेट वाइज लिखा किया जाता है, यानी तिथिवार प्रविष्टियाँ की जाती हैं। प्राप्ति एवं भुगतान खाता में प्रविष्टियाँ सनासित रूप से की जाती है और इसमें क्रमवार की जाती है, डेट वाइज डेट, एक एक बदले एक। यह खाता लेखांकन वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है और रोकड़ बही दैनिक आधार पर तैयार किया जाता है। यह यानी रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट कौन बनाता है? तो गैर लाभ वाले संगठन द्वारा तैयार किया जाता है, यानी नॉन प्रॉफिट द्वारा तैयार किया जाता है, और ये लाभ अर्जन करने वाले संगठन द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें इस खाता में पृष्ठ संख्या के लिए कोई स्तंभ नहीं होती है, यानी कोई कॉलम नहीं होता है, और इसमें अलग से होता है। इसके बाएं भाग में प्राप्ति भाग और दाएं भाग में भुगतान भाग होता है, और इसके बाएं में डेबिट तथा दाएं में क्रेडिट भाग होता है। ठीक है, चलिए आप समझ जाइएगा। चलिए अब लास्ट टॉपिक देखते हैं आज का। प्राप्ति एवं भुगतान खाता की मुख्य विशेषता बताना है। तो सबसे पहले क्या है? यह रोकड़ पुस्तक की तरह होता है। इसमें सभी प्राप्तियां चाहे वो आयगत हो या पूंजीगत डेबिट पक्ष में लिखी जाती है। इसमें सभी भुगतानों को चाहे वो आयगत हो या पूंजीगत हो, इसको क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। इसमें गैर रोकड़ मद या उपार्जित आय एवं अदत्त व्यय के लेखा नहीं किया जाता है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें खाते को डेबिट पक्ष में सर्वप्रथम आरंभ की जाती है, यानी ओपनिंग बैलेंस भी लिखा जाता है। लेखांकन अवधि के अंत में इस खाते का शेष निकाला जाता है, जिससे अंतिम रोकड़ शेष ज्ञात होता है। इसे कैश इन हैंड भी कहा जाता है। इस खाते में चालू वर्ष में प्राप्त नगद एवं भुगतान की गई राशि को लिखा जाता है, वो चाहे चालू वर्ष से हो या पिछले वर्ष से हो या अगले वर्ष के हो। ठीक है, आई होप आप ये समझ गइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राधे।